ओके बच्चा लोग आ जाओ। चलो, कल एक वीडियो अपलोड किए थे। जो अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, इससे पहले कल का एक वीडियो देखना जहां पे बोल दिया गया है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, कंपनी लॉ के लिए, आपका कमर्शियल लॉ के लिए, इंडस्ट्रियल लॉ के लिए एंड एथिक्स के लिए भी सारे सवालों का जवाब दे दिया गया है। राइट। साथ ही साथ अभी मैं आया हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने इससे पहले बहुत सारा पाप किया है। पाप क्या चीज किया है भैया? पाप ये किया है कि कंपनी लॉ पढ़ा ही नहीं है, या फिर कहीं ऐसा जगह पर डाला जहां लाइफ पूरा बर्बाद कर डाला, या फिर पढ़ा तो था बट भूल चुका है। उन लोगों के लिए आज का वीडियो है जहां पे मैं कंपनी लॉ का पूरा पावर पैक रिवीजन करवाऊंगा जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो आप देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए। यहां पे मैंने जो कल आपको सवाल दिया था, ये देखिए, लाजवाब मेहनत, लाजवाब मेहनत, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सब कर डाला मैंने, सब का सब फाड़ डालना है, फाड़ डालना है। सबको छोड़ दो अभी, बाल बच्चा बीवी पति जो भी तुम लोग हो, छोड़ दो सबको। इधर आ जाओ, सब पागल है, इधर आ जाओ। चलो रिवीजन शुरू करते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं। कंपनी लॉ में जो मैंने आपको एक तरफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करिएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस है। चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चंस का आंसर समझाता हूं जिसका नाम है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। कॉर्पोरेट वेल का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेट वेल एक कंपनी का एक फीचर्स को बताता है। कंपनी का एक फीचर्स है। कंपनी का क्या फीचर्स है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का एक फीचर है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इस सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण कंपनी खुद में अपना दिखता है और मेंबर लोग, डायरेक्टर लोग अपना दिखते हैं। कंपनी चलाने के लिए जितने भी मेंबर डायरेक्टर, उनका अपना, कंपनी का अपना। तो इस सेपरेट लीगल एंटिटी को वो लोग नाम देता है कॉर्पोरेट वेल। तो इस कॉर्पोरेट वेल की वजह से क्या होता है कि कंपनी का लायबिलिटी कंपनी का रहता है, आपका लायबिलिटी आपके तरफ रहता है। इस वेल के कारण, इस पर्दा के कारण, इस वॉल के कारण कंपनी का लायबिलिटी उधर नहीं जाता, उधर का लायबिलिटी इधर नहीं आता। यही लाइन लिखा गया कि कॉर्पोरेट वॉल एक तरह का फ्रिक्शनल वॉल है जो एग्जिस्ट करता है कंपनी और उसके मेंबर के बीच में, जिससे लायबिलिटी पास नहीं होता एक दूसरे को। कॉर्पोरेट वेल कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर को डिनोट करता है, बट कुछ केसेस है, ये रहा केसेस, 7 केसेस, 7 केसेस ऐसे हैं जहां पे ये पाया गया है कि कंपनी का ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्दा है वो हटा दिया जाएगा। कंपनी का ये जो 7 केसेस, 7 एक्सेप्शन केसेस, यही एग्जाम में पूछ सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कंपनी का 7 एक्सेप्शन केस बताओ जहां पे ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का एक्सेप्शन, मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल मतलब वो जो कॉर्पोरेट वेल है वो लिफ्ट हो जाता है और कंपनी का जो वॉल था वो हटा दिया जाता है और मेंबर लोग को पर्सनली लायबल कर दिया जाता है। वो 7 केस बताओ। हम बोले देखो, पहला केस है रिडक्शन इन मेंबरशिप बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम। रिडक्शन इन मेंबरशिप बिलो स्टैट्यूटरी मिनिमम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी में जैसे अगर आप एक प्राइवेट कंपनी खोल रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 मेंबर लगते हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी खोल रहे हैं तो आपको मिनिमम 7 मेंबर लगते हैं। तो कंपनी बोलता है, मतलब ये लॉ बोलता है कि अगर कभी भी कंपनी में ध्यान से देखिएगा, अगर कभी भी कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर फॉल हो जाता है स्टैट्यूटरी मिनिमम से और कंपनी कैरी करता है अपना बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो जितने भी रिमेनिंग मेंबर है, मान लीजिए 10 लोग थे पब्लिक कंपनी में, घट के 6 हो चुके हैं, तो 7 मिनिमम था उससे भी घट चुके हैं, तो जितने लोग भी
रिमेनिंग है और जिनको अवेयर है इस फैक्ट के बारे में कि मेंबरशिप घट चुके हैं, वो लोग लायबल हो जाएंगे हर वो कॉन्ट्रैक्ट और डेट के लिए जो 6 मंथ्स के बाद किया जा रहा है। बोलने का मतलब क्या है बेटा कि आज अगर मेंबरशिप घटा तो आज से 6 महीना के अंदर आपको मेंबरशिप रख लेना चाहिए था, मेंबर्स बढ़ा लेना चाहिए था, बट आपने 6 महीना के अंदर मेंबर्स नहीं बनाया तो 6 महीना के एक्सपायरी के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट और डेट होंगे सब के सब में मेंबर भी पर्सनली लायबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू में क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिए। कब कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी के पर्दा को हटा दिया जाएगा? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू में क्या होता है कि अगर आप कंपनी खोलते हो, आपका पर्पस कंपनी खोलने का क्या है? टैक्स चुराना और अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना। मतलब आपने जो इनकम कमाया है, हम लोगों को उस इनकम पे टैक्स देना पड़ता है और आप चाहते हैं कि कमाया हुआ इनकम पे आप टैक्स ना दे, टैक्स का चोरी करे, जिसको इवेट टैक्स बोलते हैं। तो उस कंपनी को जिसका खाली पर्पस खोलने का टैक्स को छुपाना था, उस कंपनी को शैम बोलते हैं और उस इनकम को कंपनी का नहीं एसएससी का ही इनकम माना जाएगा। एसएससी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और यही बोला गया था एक केस में जिसका नाम है ढिंशॉम मानेकजी पेटेंट। इन ढिंशॉम मानेकजी पेटेंट इट वाज हेल्ड दैट कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट किया जाता है जस्ट टू प्रोटेक्ट इट्स रेवेन्यू एंड इवेट टैक्स। अब पता है ढिंशॉम मानेकजी पेटेंट में क्या हुआ था? ऐसे तो क्लास में इसका डिटेल डिस्कशन है बट मैं बता देता हूं। मान लीजिए इनका नाम ढिंशॉम मानेकजी पेटेंट है। इन्होंने क्या किया था? बहुत अमीर थे, इन्होंने 4 प्राइवेट कंपनी खोल लिया था। तो इस 4 प्राइवेट कंपनी ने अपना जो भी इनकम कमाते थे ना, वो यहाँ पे ऐसे इन्वेस्ट कर देते थे 4 प्राइवेट कंपनी में और फिर कंपनी से घुमा के लेते थे इन अ फॉर्म ऑफ लोन। लोन तो देखिए बेटा, लोन तो इनकम नहीं माना जाता और लोन तो एक तरह का इसके लिए लाइबिलिटी होता है। तो इन अ फॉर्म ऑफ लोन लेते थे जो आज तक इन्होंने पे नहीं किया। जब छापा मारा गया तो पता चला कि ये जो कंपनी इन्होंने खोला है, इसका मेन पर्पस खोलने का सिर्फ कुछ और नहीं, अपने आप को टैक्स देने से बचाने का था। नेक्स्ट, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। देखिए कभी भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई भी कहीं भी आप साइन करते हैं तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड भी कर सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। तो क्या बोल रहा है लॉ बोलता है कि कंपनी अगर अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकता और अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच भी सकता है तो कंपनी के ही नाम पे सारा कॉन्ट्रैक्ट करना। आपने क्या किया? कंपनी के बिहाफ में आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बट आप भूल गए, आप नीच है, आप भूल गए कंपनी का नाम मेंशन कर। महान नीच हो तुम, भूल गए कंपनी का नाम मेंशन करना। तो अगर कोई ऑफिसर ऑफ द कंपनी भूल जाता है, नीच। अगर कोई ऑफिसर ऑफ द कंपनी भूल जाता है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंटर करते वक्त कंपनी का नाम मेंशन करना, तो भूल जाओ, कंपनी लायबल नहीं रहेगा पगला, कंपनी लायबल नहीं रहेगा। तुम अपना नाम लिखे हो, तुम ही समझो, तुम ही समझो। नेक्स्ट, आप कंपनी खोलते हो अपने आप को फ्रॉड से प्रिवेंट करने के लिए और इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए। ध्यान से समझिए, मैं एक जगह जॉब करता हूँ, ठीक है, सपोज मैं एक जगह जॉब करता हूँ और वहाँ का जो एम्प्लॉयर है मेरे को बोला है कि अश्विन सुन ले, तुम यहाँ काम कर रहा है ठीक है, बट ध्यान से कभी भी अगर तुम नौकरी छोड़ के जाएगा तो मेरे कस्टमर्स को तुम अपने पास मत ले जाना, कस्टमर्स यहीं रहेंगे। अपना तुम दुकान खोलेगा फिर मेरे कस्टमर को ले जाना, ये हरकत नहीं करना। मैं बोला नो, नहीं करूँगा। तो मैंने क्या किया, अगर मैं उनके कस्टमर को ले जाता तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम रखता कि मैंने एक फ्रॉड किया है और गलत काम किया है। तो अपने आप को उस फ्रॉड से बचाने के लिए और गलत काम करने के लिए मैंने क्या किया, एक कंपनी को फॉर्म कर दिया। उस कंपनी को फॉर्म करके मैं लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड कर रहा हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है। मेरे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं उसके कस्टमर को नहीं ले जाऊंगा, तो इट्स अ लीगल, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होता है तो इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, उस कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है एक लीगल ऑब्लिगेशन। और इस लीगल ऑब्लिगेशंस को बचने के लिए मैंने कंपनी खोल दिया। मैं बोलूंगा कस्टमर को मैं ले जा रहा हूं, वो मेरे को जब उंगली करेगा, तुम बोला था कस्टमर को नहीं ले जा रहा फिर भी ले जा रहा है, हम बोले पागल, हम नहीं ले जा रहे हैं, कंपनी ले जा रहा है, नीच, हम नहीं ले जा रहे, पगला हट। वो उसको बोलो तुम नहीं ले जा रहे हो, हम नहीं ले जा रहे हैं, नीच, हम थोड़ी ना ले जा रहे हैं। ले कौन जा रहा है? कंपनी। कंपनी ले जा रहा है, हम थोड़ी ना ले जा रहे हैं, कंपनी ले जा रहा है, हम थोड़ी ना ले जा रहे हैं, कंपनी ले जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि तुम्हारा यहाँ कंपनी खोलने का पर्पस एक ही है। कॉल आ गया, संडे कॉलिंग। पढ़ते पढ़ते थक जाओ, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ, पिज्जा खा लो, मैं खा रहा हूँ, तुम लोग भी खाना और खा के बताना खा लिया। QR कोड मत भेज देना, नहीं देने वाला मैं पेमेंट।
ओके, ब्रेक हो गया, अच्छा लगा पिज़्ज़ा खा के, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं डाइट में हूँ, मैं पतला हो रहा हूँ बहुत, एकदम 6 पैक्स निकालूंगा मैं। इधर देखो यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर ध्यान से समझिएगा कि मेरा यहाँ पे कंपनी खोलने का एक ही पर्पस था, ताकि मैं आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको अवॉइड कर पाऊँ। यही बोला गया था। एक केस है जिसका नाम है गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्ने। इस केस में क्या हुआ था कि जो एम्प्लॉय है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर के साथ, कि वो सॉलिसिट नहीं करेगा कस्टमर, और उसने किया तो गलत किया। उस केस में पर्दा हटा दिया जाएगा और मेंबर पर्सनली लायबल। किसका पर्दा हटा दिया जाएगा? नीच पर्दा हटा दिया जाएगा जो कंपनी खोल के कस्टमर को सॉलिसिट कर रहा है उसका, उस कंपनी का। अगर कोर्ट को कभी भी लगा कि कंपनी का इस सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करने का रिक्वायरमेंट है तो बिना कुछ सोचे समझे वो उसको इग्नोर करके हटा देगा। नेक्स्ट, चेक अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। चेक अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कानून ऐसे बनते हैं जो लोगों के भला के लिए होता है, और उस कानून को बाईपास करने के लिए अगर आप किसी भी तरह से कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो पाया जाता है कि वो कंपनी जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ये करने के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा और पर्दा हटा के लायबल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अल्ट्रा वीरस। अल्ट्रा वीरस का मतलब होता है, जिस तरह आपको पता है कंपनी में 2 डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का औकात बताता है कि कंपनी क्या काम कर सकता है और कंपनी क्या काम नहीं कर सकता। मतलब जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये दोनों डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट में से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो ये बताता है कि कंपनी क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता। तो मेमोरेंडम में एक क्लॉज आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी इस ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कोई काम नहीं कर सकता। याद रखिए, आई रिपीट माई सेल्फ, कंपनी इस ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर कोई काम नहीं कर सकता। साथ ही साथ अगर वो करता है तो अल्ट्रा वीरस माना जाता है, और जैसे ही करेगा तो उस कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस हटा दिया जाएगा और लायबल कर दिया जाएगा पर्सनली मेंबर्स को। तो हम लोग ये पहला क्वेश्चन रिविजन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो टॉपिक है, बेसिकली एक टॉपिक है सेक्शन 8 कंपनी का। सेक्शन 8 कंपनी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आप एक एनजीओ चला सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी? यस, यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 8। रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा सेक्शन 8 कंपनी में। तो वही वो बोल रहा है कि वेन एवर अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एट सेक्शन 8 कंपनी, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप सेक्शन 8 कंपनी की तरह काम करना चाहते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस तभी देगा जब ये 3 कंडीशन फुलफिल करेंगे। जब तक आप इस 3 कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये 3 कंडीशन क्या है? कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोला कंपनी का 2 डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए इन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस। 3 तो पढ़ाई स्ट्रीम, पढ़ने लिखने का 3 स्ट्रीम बोलो ना, कॉमर्स, आर्ट, साइंस। पढ़ लिख लिए, कुछ होने वाला नहीं जिंदगी में, समझ आ गया तो फिर स्पोर्ट्स में चले गए। स्पोर्ट्स में जाने के बाद रियलाइज किया कि अरे रब्बा, इससे अच्छा तो एडुकेशन था। एडुकेशन में आ गए, एडुकेशन में आके रिसर्च किए कि अब की क्या पढ़े, अब की बार क्या पढ़े। पढ़ने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि लोगों का भला, रिलीजियन, चैरिटी ही सब कुछ है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन ही सब कुछ है। वाह वाह। तो क्या करना है? लाइसेंस कब देंगे? लाइसेंस तभी देंगे जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होगा। नंबर 1 कंडीशन कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है इन प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एडुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एक्सेट्रा होना चाहिए। या फिर कंपनी को अगर कोई भी तरह का प्रॉफिट हुआ, अगर कंपनी, इफ देयर इज एनी प्रॉफिट टू द कंपनी, सच प्रॉफिट मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग द अबव ऑब्जेक्टिव ओनली। बोलता है अगर कंपनी को किसी भी तरह से प्रॉफिट होता है, सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, कैसे सर, कैसे हो सकता है? अरे कोई डोनेशन दिया, पैसा आ रहा है, ठीक है, वो पैसा को क्या करना है, ऊपर में मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसी में लगाना है। और याद रखिए, भले ही आप कंपनी है, आपको अलाउड नहीं है मेंबर्स लोग को डिविडेंड बांटने का। डिविडेंड एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने मेंबर्स को बांटता है, वो आप नहीं बांट सकते। जब आप ये 3 कंडीशन फुलफिल कर लेंगे देन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू कर देगा इन फॉर्म नंबर INC 16।
और याद रखिएगा सेक्शन 8 कंपनी के एमओए और एओए को ऑल्टर करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन हमेशा लगेगा। देखिए, जो चीज़ दिया जाता है वो छीना भी जा सकता है, आपको दिया गया लाइसेंस भी रिवोक कर दिया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस ले भी सकता है। ग्राउंड्स क्या है इसका लाइसेंस लेने का? अगर आप कोई भी तरह का कॉन्ट्रवेन करते हैं इस सेक्शन में कुछ भी चीज़ ऐसा अगर आप फॉलो नहीं करते तो लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। कोई भी कंडीशन जिस कारण से आपको लाइसेंस इशू हुआ था वो ही फुलफिल नहीं कर रहे हैं, मतलब इस 3 कंडीशन पर अगर लाइसेंस दिया था और फिर से तुमने इस 3 कंडीशन में कोई भी तरह का ब्रीच किया है तो आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तुम्हारा जो कंपनी का अफेयर्स है, जो कंपनी का काम करता है वही फ्रॉडुलेंट है, नीच है, एकदम गलत काम करता है, या फिर कुछ ऐसा काम करता है जो ऑब्जेक्ट के खिलाफ है। कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके खिलाफ काम कर रहा है। छी हो तुम, अपने कंपनी के ऑब्जेक्ट के खिलाफ काम कर रहे हो, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो। इन दैट केस आपका इस लाइसेंस को रिवोक कर दिया जाएगा। और रिवोक करने के बाद क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? जाने सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? रिवोक करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा। क्या चीज़ का ऑर्डर पास करेगा? जो भी ऑर्डर वो पास करेगा, सोच के उसको, जो भी ऑर्डर पास करेगा वो देखेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट इसी के लिए भला है, पब्लिक के लिए यही भला है। वैसे कंपनी जिसका लाइसेंस रिवोक किया है उसको बंद कर देगा, या फिर वैसे कंपनी को किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर देगा। ये जो भी करेगा कंपनी को सुनने का अधिकार देगा। मतलब कंपनी, जिस कंपनी को वो मर्ज करने वाला है उस कंपनी से पूछेगा, कर रहे हैं तुमको मर्ज, ठीक है, तुम नीच हो, फिर भी उससे सुन लेना, ठीक है। टेंशन नको टेंशन। एमसीक्यू मेला आज मैं जो पढ़ा रहा हूं, आज ही वीडियो देख लेने का, कल तक शाम तक इसको पढ़ लेने का, फिर कंपनी लॉ का एमसीक्यू मेला कर लेने का। झकास हो गया। आ जाओ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके प्रोसीजर को पढ़ने वाले हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, या फिर स्टेप्स अंडर सेक्शन 7 टू इनकॉर्पोरेट कंपनी। तो अंडर सेक्शन 7 में हम लोग कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? नंबर 1, पहले हम लोग लोगों को इकट्ठा करेंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी खोल ले तो मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी खोल ले तो मिनिमम 7 चाहिए। याद रखिएगा, जो भी कंपनी आप खोल रहे हो उसका कॉमन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जितने भी मेंबर्स है सबका ऑब्जेक्ट कॉमन है और लॉफुल है। और आपको कंपनी खोलने के लिए INC 32 पार्ट ए स्पाइस प्लस फॉर्म, ये स्पाइस प्लस फॉर्म है INC 32 पार्ट ए, ये भरना पड़ेगा पहले, ताकि आप नाम को रिजर्व करें। आप कंपनी का नाम रखना चाहते हैं तो नाम को आप रिजर्व करिएगा। और ये जो नाम है, ये फॉर्म भर के पहले नाम रिजर्व होता है, और ये नाम रिजर्व रहता है कितना दिन के लिए? 20 डेज के लिए। आपका नाम रिजर्व हो गया, फिर आप आगे बढ़िए, INC 32 का पार्ट बी को फाइल करिए, और उसके साथ साथ आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? देखिए, कंपनी का सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा मोआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आपको देना पड़ेगा फॉर्म नंबर INC 33 में। फिर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा आपको फॉर्म नंबर INC 34 में, चाहे ये एमओए हो या चाहे एओए हो, जितने भी मेंबर है सब इसको साइन करेंगे। फिर आपको डिक्लेरेशन देने का। डिक्लेरेशन कौन देगा? आप एडवोकेट को ढूंढ लीजिए मेरे जैसा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को ढूंढ लीजिए, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट को ढूंढ लीजिए, या फिर कोई कंपनी सेक्रेटरी को ढूंढ लीजिए जो प्रैक्टिस में है। ये लोग आपको इंगेज इन प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये लोग डिक्लेरेशन देगा कि कंपनी को खोला जा रहा है सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। अब ये जो डिक्लेरेशन दिया जाता है, ये दिया जाता है इन फॉर्म नंबर INC 8 में। फिर ध्यान से समझिए, ये जो डिक्लेरेशन पहले तो प्रोफेशनल दे दिया, अब डिक्लेरेशन कंपनी का सब्सक्राइबर देगा, ठीक है, कंपनी का सब्सक्राइबर्स देगा एंड फर्स्ट डायरेक्टर देगा। अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर, ये लोग दोनों कंपनी का जो सब्सक्राइबर, जो फर्स्ट टाइम कंपनी खोला, जो मिनिमम मेंबर होते हैं ना, उसको सब्सक्राइबर बोलते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स बोलते हैं। ये लोग अपना डिक्लेरेशन देगा। क्या डिक्लेरेशन देगा? कौन से फॉर्म में डिक्लेरेशन देगा पहले समझिए। डिक्लेरेशन देगा फॉर्म नंबर 9 में। क्या क्या डिक्लेरेशन देगा? कि ये लोग ना कभी भी जेल नहीं गया है कोई ऑफेंस में जो रिलेटेड टू कंपनी का प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट है। इस 3 कांड के लिए वो लोग कभी भी जेल नहीं गया है, या फिर आज तक इन लोग को कोई फ्रॉड के लिए गिल्टी नहीं माना गया है लास्ट 5 साल में। और साथ ही साथ ये बोलेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग फाइल कर रहे हैं कंपनी खोलने के लिए सब कुछ कंप्लीट एंड ट्रू है। उसके साथ साथ वे लोग अपना एक टेम्पररी एड्रेस देगा, और जो जैसे कि कोई भी कंपनी का जो डायरेक्टर बनता है ना, उसको कंसेंट देना पड़ता है DIR 2 में, वो कंसेंट भी देगा एज ए डायरेक्टर इन फॉर्म नंबर DIR 2। और ये सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद
आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा इन्फॉर्म नंबर INC 11 में। एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है वहाँ से 30 दिन के अंदर आपको परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में ROC को बता देना है। जैसे कि यहाँ टेम्प्रेरी एड्रेस में बताया, वहाँ परमानेंट में बता देंगे। नोट्स कहाँ मिलेगा भैया? नोट्स 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 एंड नोट्स। जो बच्चे इट्स नोट्स के लिए तड़प रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँ या फिर नंबर में आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, वो वहाँ से देख के आपको दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, बोलता है कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। बोले हाँ भैया कंपनी में शेयर होल्डर तो होते हैं, क्या उन शेयर होल्डर का कुछ राइट्स है? मैं बोला यस, देयर आर सर्टेन राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर। व्हाट आर दोज राइट्स? बेटा क्या क्या राइट्स है शेयर होल्डर का? मैं बोला देखो, उनके पास राइट है वोट करने का, ठीक है, उनके पास राइट है एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग EGM बुलाने का, रिक्वेस्ट करने का उनके पास राइट है। उनके पास राइट है कि उनको जनरल मीटिंग, जब देखो मीटिंग दो तरह का होता है, तो जनरल मीटिंग होता है बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर होता है। उनके पास राइट है, राइट है उनके पास, राइट है, राइट है, राइट है उनके पास कि वो जनरल मीटिंग में जो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर उसका नोटिस उनको मिले कि हाँ आपको आना है। उनके पास राइट है प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का। समझ आ रहा है? प्रॉक्सी कौन होता है भैया? प्रॉक्सी एक ऐसा पर्सन होता है जो मीटिंग में जाता है आपके बिहाफ में, उसको प्रॉक्सी बनते हैं। तो आप नहीं जा पाएंगे तो आपके पास पूरा अधिकार है, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप प्रॉक्सी को अपॉइंट करें, ठीक है। अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट है एज अ मेंबर, मतलब मान लो मैं किसी कंपनी का शेयर होल्ड करता हूँ एज अ कंपनी, तो मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकता हूँ। मेरे पास राइट है कंपनी को सर्कुलेट करने का रेजोल्यूशंस। मेरे पास राइट है कि मेरे को सर्टिफिकेट मिले, जो भी शेयर में हेल्ड करता हूँ मेरे को सर्टिफिकेट मिले 2 महीना के अंदर अलॉटमेंट से। मेरे पास राइट है कि जो भी आर्टिकल्स शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करके हो रहा है। मेरे पास राइट है कि मेरा एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया जाए, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर बनाया जाए, वहाँ पे मेरे को रखा जाए। मेरे पास राइट है कि जो देखो कंपनी जब भी मीटिंग करता है, मीटिंग में लिया गया डिसीजन मिनट्स में लिखा जाता है, तो मिनट्स इज अ डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द डिसीजन टेकन इन द कंपनी इज नोटेड डाउन। आई हैव राइट टू ऑब्टेन सच मिनट्स। मेरे पास राइट है ऑब्टेन करने का, मिनट्स को पढ़ने का, रिक्वेस्ट करने का, इंस्पेक्ट करने का मेरे पास राइट है। अगर किसी भी एंगल से शेयर होल्डर्स लोग के राइट में चेंजेस आता है तो मेरे पास राइट है, मैं NCLT के पास भी जा सकता हूं, और डायरेक्टर को लात मार के निकालने के लिए भी मेरा पूरा अधिकार है। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उनको निकाल सकता हूं। ये कुछ और नहीं, पूरे एक्ट में जितने भी शेयर होल्डर्स थे उनके सारे राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है। आर वी थ्रू विद दिस बच्चा लोग? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न। जय श्री राम। कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न हर साल कंपनी को फॉर्म नंबर MGT 7 में एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। हर साल कंपनी को एनुअल रिटर्न MGT 7 में फाइल करना पड़ता है। तो उस एनुअल रिटर्न के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है वही दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस है जो मैं फील करता हूँ कि आपके कंपनीज में पूछा जा सकता है, तो आप सेफ रहिए। तो क्या क्या आपको एनुअल रिटर्न में, मतलब उस कंटेंट में एनुअल रिटर्न में भर के देना पड़ेगा। नंबर 1, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ है, उसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, उसका अगर कोई होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट है तो उसका डिटेल, कंपनी के जितने भी शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के क्या क्या है, कंपनी शेयर्स देता है, डिबेंचर देता है, सिक्योरिटीज़ क्या क्या इशू किया गया है, जितने भी कंपनी में मेंबर्स उनके लिस्ट, डिबेंचर होल्डर के लिस्ट, उनमें कोई चेंजेस आया तो वो सब कुछ बताना पड़ेगा। प्रमोटर का लिस्ट देना पड़ेगा, कंपनी में कौन कौन प्रमोटर है, डायरेक्टर है, KMP है, और उनके चेंजेस को भी बताना पड़ेगा। जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग जो भी हुआ है उसका डिटेल देना पड़ेगा कि कौन कौन मेंबर आया था, कौन कौन मेंबर नहीं आया था। रेमुनरेशन कितना दे रहे हैं डायरेक्टर को, KMP को, इसका भी डिटेल हम लोग को देना पड़ेगा। कोई भी तरह का पेनल्टी और पनिशमेंट कंपनी को हो रहा है या उसके डायरेक्टर या ऑफिसर को हो रहा है उसके बारे में भी एनुअल रिटर्न में देना पड़ेगा। कोई भी मैटर जिसमें सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनी का डिस्क्लोजर ज़रूरत है वो भी आपको देना पड़ेगा। अगर कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनी का शेयर होल्ड करता है उसके बारे में भी एनुअल रिटर्न में देना पड़ेगा। तो दिस आर द कंटेंट ऑफ द एनुअल रिटर्न। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में जो डील करता है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या पावर है, आपको मैंने बताया था कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जान, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उठ जाओ कर दिखाओ, जिंदगी है
छोटी सी, बहुत ही वाहियात घर है बट ठीक है एडजस्ट कर लो। सेक्शन 179 डील्स विद व्हाट? पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। देखिए कंपनी में दो डॉक्यूमेंट है, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन देता है, एक तरह से वो पावर देता है। किसको पावर देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो सेक्शन 179 यही बोलता है कि सेक्शन 179 यही बोलता है कि कंपनी के पास कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखो, डील्स विद द पावर ऑफ बोर्ड, ऑल द पावर टू डू एनी एक्ट फॉर विच द कंपनी इज ऑथराइज इज वेस्टेड विद द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। सारा पावर डायरेक्टर लोगों को मिलता है। अब कुछ पावर डायरेक्ट जो आर्टिकल में लिखा है तो डायरेक्टर करता है, और कुछ पावर कर सकता है रेजोल्यूशन के साथ, मतलब SRNGM, मतलब शेयर होल्डर लोग से पूछने के बाद दिस आर द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है पढ़ सकते हैं। इसको सब में चीनी लगाना है, चाटना है। क्या क्या पावर है? शेयर होल्डर लोग को कॉल्स के लिए बुलाना, कोई भी अनपेड कॉल्स है, ठीक है, बाईबैक को ऑथोराइज करना, सिक्योरिटी डिबेंचर ये सब इशू करना, मनी बोरो करना, इन्वेस्ट करना फंड कंपनी का, लोन गारंटी ये सब देना, अप्रूव करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट को, डाइवर्सिफाई करना बिजनेस ऑफ कंपनी के बिजनेस को बढ़ाना, अमलगमेट मर्जर रिकंस्ट्रक्शन में ध्यान देना कि इनको अप्रूव करना ज़रूरी पड़ेगा, कंट्रोलिंग कोई भी तरह का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अपॉइंट करना, ये सब पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। याद रखिएगा जहाँ जहाँ BR एट BM था वो सब कुछ यहाँ लिखना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। ओके, ये क्या तांडव है। ओके, नेक्स्ट जो आता है कि कब एक डायरेक्टर डिसक्वालीफाई हो जाता है, कब एक इंसान डिसक्वालीफाई हो जाता है डायरेक्टर बनने से, कब कोई इंसान अब देखो क्वेश्चन 7 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में दिया गया है। तो क्वेश्चन 7 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर नंबर 1 में क्या आता है कि डायरेक्टर अगर पगला है उसको कभी भी डायरेक्टर एक इंसान जो पगला है उसको कभी भी डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। और ये पगला हम तुम बोलने से नहीं होगा, कोर्ट उसको बोला है कि हाँ तुम पगले हो। अगर कोई भिख मंगा है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, भिख मंगा है, पेमेंट नहीं कर पाया है डेट्स का, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कभी भी डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। नंबर 3, अगर वो अप्लाई किया है एडजुडिकेट होने के लिए इंसॉल्वेंट और एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है। देखिए क्या होता है ना कि आप इंसॉल्वेंट है तो आपको कोर्ट के पास अप्लाई करना होगा, प्लीज मेरे का भिख मंगा डिक्लेयर कर दो, हम भिख मंगा है, तो वो कोर्ट डिक्लेयर करेंगे। और आप एप्लीकेशन फाइल कर और एप्लीकेशन कभी भी पेंडिंग है तो आप तभी भी डिस्क्वालीफाइड है डायरेक्टर बनने से, ठीक है। और क्या क्या ग्राउंड है जब आप डिस्क्वालीफाइड है? आपको जेल का सज़ा मिल गया है एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए। आपने कुछ ऐसा कांड किया जिसका जेल का सज़ा आपको एटलीस्ट 6 मंथ के लिए मिला है, तो 6 महीना के बाद, 6 महीना पहले जेल काटी, एटलीस्ट 6 मंथ्स, 6 महीना जेल काटी है, वहाँ से 5 साल बाद 5 साल तक आप डिस्क्वालीफाई है। मान लीजिए आपको सज़ा मिला 6 महीना का, 6 महीना जेल काटे, वहाँ से 5 साल तक आप क्या रहेंगे? डिस्क्वालीफाइड। 5 साल के बाद आप बन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको जेल हुआ 2 महीना का, आपको जेल हुआ 2 महीना का, तो 2 महीना खत्म करते ही आप डायरेक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं एटलीस्ट 6 महीना का जेल होना चाहिए। अगर आपको 6 महीना का जेल हुआ उसके बाद 5 साल आप डिस्क्वालीफाइड है। फिर और एक बात बोल रहे हैं कि अगर आपको कन्विक्ट किया जा रहा है 7 साल के लिए, इफ़ यू आर बीन कन्विक्टेड फॉर 7 years, अगर आपको 7 साल के लिए कन्विक्ट किया जा रहा है, देन यू कैन नॉट बिकम डायरेक्टर फॉर लाइफ टाइम। मान लीजिए मेरे को 8 साल का जेल हुआ है, तो 8 साल जेल काटे, उसके बाद भूल जाइए, जेल में भी भूल जाइए और 5 साल तक भूल जाइए, उसका लाइफ टाइम आपको बनने नहीं देंगे। ऐसा क्यों है बेटा? ये 7 साल का, 7 साल में बहुत ऐसे क्राइम्स है जो सीरियस होते हैं, किडनैपिंग, मर्डरिंग, रेप, ये सब होते हैं। तो ये सब लोगों को डायरेक्टर कंपनी का बनने ही नहीं देंगे। या फिर कोर्ट डायरेक्टली आपको बोल दिया कि तुम जैसे नीच आदमी को हम डायरेक्टर बनने नहीं देंगे, तुम नीच हो, नीच, हट, तुमको डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। या फिर कोई भी तरह से अगर आपने कोई भी तरह का कॉल पे नहीं किया है, कोई भी तरह का कॉल पे नहीं किया और वो ड्यू हुए 6 महीना हो चुका है, शेयर्स का पैसा पेमेंट ड्यू हुए 6 महीना हो गया, तुमको बनने नहीं देंगे।
ठीक है। 7 में डायरेक्ट लिखो ही हैज़ बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 188 दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तहत कोई सजा मिला है तो आपको डायरेक्टर बनने नहीं देंगे, आपके पास डिन होना ज़रूरी है। देखिए डायरेक्टर वही बन सकता है जिसके पास डिन है, अगर आपके पास डिन नहीं है तो आप भूल जाइए, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप ही हैज़ नॉट कंप्लाइड ऐसे लिखिए, ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 165। अगर आप सेक्शन 165 को फॉलो नहीं किए हैं तो आपको डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। सेक्शन 165 बोलता है कि एक इंसान 20 कंपनी में ही डायरेक्टर बन सकता है एक बार में, एक इंसान 20 ही कंपनी से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकता, और उस 20 में मैक्सिमम वो 10 ही पब्लिक कंपनी में बन सकता है। और आप इसी को तोड़ दिए तो आपको हम डायरेक्टर बनने से डिसक्वालीफाई कर देते हैं। फिर कुछ और अदर ग्राउंड्स भी है, अदर ग्राउंड्स क्या बोलता है कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और एनुअल रिटर्न लगातार 3 साल तक फाइल नहीं किया तो ऐसे व्यक्ति को हम कंपनी के डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। या फिर आप पिछले 1 साल से कंपनी फेल हो गए हैं डिपॉजिट पे करने, कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, फेल हो गए पे करने से, या डिबेंचर रिडीम करने से फेल हो गए हैं, तो इस 2 ग्राउंड में आपको हम डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। अगर आप ये ठीक भी कर दिए लेकिन फिर भी आप बैन रहेंगे 5 साल, मतलब ये ठीक करने के 5 साल के बाद ही आप डायरेक्टर बन सकते हैं, बट उस समय तक आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। फिर आता है व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, डायरेक्टर्स के कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, मतलब क्या है, डायरेक्टर के कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, बोलने का मतलब ये है कि कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं उसका कुछ ड्यूटी होता है। क्या क्या ड्यूटी होता है, वो लोगों को एक्ट करना है एज पर द आर्टिकल ऑफ द कंपनी का जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए था, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए था, आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग काम करिए, ठीक है। आप वो जो डायरेक्टर होता है उसका ड्यूटी बनता है वो गुड फेथ में काम करे और कंपनी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करे, और ऐसा प्रमोट करे कि सबका बेनिफिट हो, इंक्लूडिंग एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, सबका। उन लोगों को कंपनी में ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पे वो अपना सारा केयर, स्किल, डिलीजेंस सब कुछ यूज़ करके एक इंडिपेंडेंट जज की तरह अच्छी तरह से काम करे, ठीक है। कोई भी तरह का वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द कंपनी काम ना करे, मतलब कुछ ऐसा काम ना कर दे जो इंटरेस्ट ऑफ मतलब कन्फ्लिक्ट कर दे, कंपनी के इंटरेस्ट के कन्फ्लिक्ट हो जाए, वैसा कोई काम ना करे। दे शुड नॉट अचीव, कोई भी तरह से अनड्यू एडवांटेज ना ले अपने पोजीशन का या अपने किसी भी कनेक्टेड पर्सन का, मतलब अपना धौफ नहीं दिखाए कि देखो हम कौन है, हम बवाल है, ऐसा कुछ नहीं दिखाना, ठीक है। अपना डायरेक्टरशिप ना बेच दे, ये सब ड्यूटीज़ है डायरेक्टर्स का, ठीक है। फिर एक सेक्शन आता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 169। सेक्शन 169 बोलता है कि कोई भी इंसान अगर कंपनी में डायरेक्टर को रिमूव करना चाहता है तो आप कंपनी में डायरेक्टर को आराम से रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग OR-in-GM। देख लीजिए, मेरे को नहीं पता कौन फर्स्ट टाइम पढ़ रहा, अगर आप मेरे बच्चे ऑलरेडी मेरे से ट्यूशन ले चुके थे, मेरे से पढ़ रहे तो आपको एकदम मक्खन समझ आ रहा है। जो बच्चे यूट्यूब कम्युनिटी के मेरे से कभी भी आज तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए बात बता रहा हूँ। OR-in-GM दैट इज़ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। कंपनी में डिसीजंस मेकिंग शेयर होल्डर करते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर लोग को वोट करना पड़ता है, तो शेयर होल्डर लोग जो वोट करते हैं 2 तरह से करते हैं, आइदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे शेयर होल्डर लोग का मेजॉरिटी देखा जाएगा किसी पर्टिकुलर डिसीजन में। स्पेशल रेजोल्यूशन वो होता है जहाँ पे शेयर होल्डर लोग को 3 गुना वोट फेवर में देखा जाए, मतलब ज़्यादा लोग फेवर में वोट करें, यानी कि 75% वोट इन फेवर रहे, तब उसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो कंपनी में किस मैटर के लिए OR लगेगा, किस मैटर के लिए ऐसा लिखेगा, कंपनीज एक्ट बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर कंपनी किसी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहता है तो वो रिमूव कर सकता है क्या पास करके, OR-in-GM पास करके। तो कोई भी डायरेक्टर रिमूव हो सकता है बाय पासिंग OR-in-GM एक्सेप्ट द फॉलोइंग, मतलब ऐसे तीन तरह के डायरेक्टर है जिनको आप रिमूव नहीं कर सकते बाय पासिंग OR-in-GM। किन लोगों को, अगर आपके कंपनी में डायरेक्टर जो है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं वो ट्राइब्यूनल अपॉइंट करके भेजा है, ट्राइब्यूनल मतलब NCLT कोर्ट भेजा है, और आप उसी को लात मार के निकालना चाहते हैं, निकालने नहीं देंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक प्रोपोर्शनल वे में डिटेल है, मत ही पढ़िए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया उसको नहीं बनने देंगे। ID मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ध्यान से समझिएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है बाय पासिंग OR-in-GM और वो ऑफिस होल्ड करता है 5 साल के लिए, उसके बाद वो फिर से रीअपॉइंट हो सकता है। तो जो सेकेंड टाइम रीअपॉइंट होता है तो रीअपॉइंट करने के लिए उस समय SR-in-GM पास करना पड़ता है। उसी तरह के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनको सेकेंड टर्म के लिए रखा जा रहा है उनको रिमूव करने के लिए OR-in-GM नहीं लगेगा, उनको रिमूव करने के लिए पास करना पड़ेगा SR-in-GM, यही वो बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग रिमूव करेंगे डायरेक्टर को। तो लॉ बोलता है पहले क्या करना होगा, आपको नोटिस देना होगा।
नोटिस कौन देगा? वो मेंबर नोटिस देगा जो होल्ड करता है एटलीस्ट 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कितना बोलिए 5 लाख का। अगर आप कंपनी में 1% जितना वोटिंग पावर होल्ड करते हैं या पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख जितना होल्ड करते हैं तो आप नोटिस दे सकते हैं एटलीस्ट 14 दिन पहले मीटिंग के। आप चाहे तो उसके पहले और भी दे सकते हैं, बट 14 दिन का गैप होना चाहिए। आप नोटिस देंगे किसको? कंपनी को। कंपनी क्या करेगा? ये नोटिस सर्कुलेट कर देगा डायरेक्टर को, ठीक है। अब डायरेक्टर क्या करेगा? तुमने उसको नोटिस दिया है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन आपको देगा। वो भी तो कुछ बोलेगा ना, अपना पार्ट को एक्सप्लेन करेगा। कंपनी जिस दिन उसको ये सब कुछ मिला इसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में वो मेंबर को बोल देगा 7 दिन पहले मीटिंग से, और मेंबर मीटिंग के डेट में डिसाइड करेगा कि निकालना है कि नहीं निकालना है, क्या उसको करना है वो देख लेगा। तो वही वो बोल रहा है यहाँ पे, उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि मेंबर जिसके पास 1% वोटिंग पावर हो या पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख या उससे ज़्यादा हो, वो स्पेशल नोटिस दे सकता है डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए। कंपनी ये सब कुछ सर्कुलेट करेगा कंसर्न डायरेक्टर को, कंसर्न डायरेक्टर अपने पार्ट को एक्सप्लेन करेगा कंपनी को, कंपनी वही फिर से देगा मेंबर को और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, ठीक है। उसके बाद आता है रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को क्या उठा के, मतलब डायरेक्टर क्या कंपनी से खुद से रिज़ाइन कर सकता है? द आंसर इज़ येस। कंपनी में डायरेक्टर चाहे तो वो खुद से रिज़ाइन कर सकता है। कंपनी में डायरेक्टर चाहे तो खुद से रिज़ाइन कर सकता है। क्या करना पड़ेगा? देखिए, कोई भी इंसान अगर रिज़ाइन करना चाहता है, ध्यान से देखिए, कोई भी इंसान अगर रिज़ाइन करना चाहता है तो ये इन्फॉर्मेशन वो कंपनी को देगा, ठीक है, कंपनी को देगा। और साथ साथ वो चाहे तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आरओसी को भी दे सकता है। ये इन्फॉर्मेशन वो चाहे डायरेक्टली आरओसी को भी दे सकता है। आरओसी को वो ये इन्फॉर्मेशन देगा कि वो रिज़ाइन कर रहा है, इन्फॉर्म नंबर DIR 11 में वो बता सकता है कि हम जा रहे हैं। अब जब ये कंपनी को दिया तो कंपनी आरओसी को, देखो इसको देना मैंडेटरी नहीं है, इसको देना मैंडेटरी, और कंपनी को आरओसी को बताना पड़ता है इन्फॉर्म नंबर DIR 12। याद रखना पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर है। DIR 12 का मतलब होता है पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर। कौन डायरेक्टर? कभी भी कंपनी में अगर डायरेक्टर आएगा या जाएगा, आएगा या जाएगा, आएगा तो जाएगा, डायरेक्टर आएगा या जाएगा, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, हमारा माई बाप, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी, उसको बताना पड़ेगा DIR 12 में, ठीक है। अच्छी तरह से समझ आ गया? अच्छी तरह से। मैं पागल हूँ, ठीक है, मैं प्योर पागल हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ये तो कुछ नहीं है, ये तो रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, मेरे को पता है। इससे भी महाबदतर हूँ मैं, पगला देता हूँ एकदम, पढ़ने में एकदम जुनून है, पढ़ाने का एकदम आ गया मेरे अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी कंपनी में अगर एक डायरेक्टर रिज़ाइन कर रहा है तो रिटन नोटिस देगा कंपनी को, और साथ ही साथ वो चाहे तो डेट ऑफ रेजिग्नेशन से रजिस्ट्रार को डायरेक्ट बोल सकते हैं इन्फॉर्म नंबर DIR 11 में। उसके बाद बोर्ड भी इसका रिकॉर्ड रखेगा। कंपनी इन्फॉर्म करेगा DIR 12 में 1 महीना के अंदर, और इसके बारे में वेबसाइट में भी पोस्ट करेगा। कब डायरेक्टर रिज़ाइन हो जाएगा? मान लो नोटिस में जो डेट लिखा है उस दिन, नोटिस में लिखा है कि हम इस दिन से रिज़ाइन हो रहे हैं, मेरा लास्ट डेट ये रहेगा, तो टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड। 2 चीज़ हो सकता है, कंपनी को जब नोटिस मिल रहा हो तब, या फिर अगर कोई डेट स्पेसिफाइड है विच एवर इज लेटर। कंपनी को नोटिस मिल गया 3 तारीख को, रेजिग्नेशन का तुम डेट लिखो 10 तारीख को, तो कब से रेजिग्नेशन? 10 तारीख को, ठीक है। जो भी डायरेक्टर रिज़ाइन कर रहा है वो लायबल रहेगा अपने रेजिग्नेशन के बाद में, कोई भी फॉर द ऑफेंस विच ऑकर ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मतलब रिज़ाइन कर दिया फिर भी तुम लायबल रहोगे अगर तुम्हारे टेन्योर में कुछ ऑफेंस हुआ है। मान लो अगर कंपनी का हर डायरेक्टर रिज़ाइन कर दे, व्हेन ऑल द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिज़ाइन फ्रॉम देयर ऑफिसेस, तो प्रमोटर, या फिर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर एज ज़रूरत है जो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है? जिस तरह आपको पता है कंपनी जो होता है, 1 सेकेंड इसको चार्ज कर लो। ओके, बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू क्या होता है? ध्यान से देखिए। बोनस इशू का मतलब होता है कंपनी अपने मेंबर्स को शेयर इशू करता है,
ठीक है। कंपनी अपने मेंबर्स को शेयर इशू करता है, तो बिना पैसा के जब वो शेयर्स को इशू कर देता है उसको बोनस इशू बोलते हैं। तो कंपनी जब भी बोनस इशू करेगा वो कहाँ से कर सकता है? फ्री रिजर्व को यूज़ करके, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करके, या CRR कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसको बनाया ही जाता है बोनस इशू करते वक्त पे करने के लिए, ठीक है। अब जो भी ये बोनस इशू कर रहा है वो ध्यान से समझिएगा कि कोई भी कंपनी जब भी बोनस इशू करेगा तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि उसका आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। देखिए एक और चीज़ है कि कभी भी कोई भी देखिए बोनस में कंपनी को पैसा देना पड़ता है, तो कंपनी पैसा कहाँ से दे रहा है? फ्री रिजर्व से देगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से देगा, CRR से देगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से देगा। बट वो पैसा को कभी यूज़ नहीं करेगा जो रिजर्व कैपिटलाइज रिजर्व क्रिएट करके हुआ है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट करते हुए। मतलब अगर हम एसेट को रीवैल्यू करते वक्त कोई रिजर्व बनाए हैं, उस रिजर्व से हम बोनस इशू नहीं करेंगे। करने से पहले आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज। देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि आप एंड आप। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा हो कि आप चाहते हैं कि आर्टिकल ऑथोराइज हो, मतलब आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि बोनस इशू हो। और याद रखिएगा इफ़ आर्टिकल इज साइलेंट, मान लीजिए आर्टिकल में नहीं लिखा, इफ़ आर्टिकल इज साइलेंट, मेरे बच्चे चीख चीख के बताएंगे क्या होगा? देन अमेंड द आर्टिकल। देन क्या कर दीजिए? अमेंड कर दीजिए आर्टिकल को। कैसे? बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब जब आप SR इन GM पास करेंगे तब तक आपको एक फॉर्म देना पड़ेगा MGT 14, किसको? ROC को 30 दिन के अंदर। याद आ रहा है? ओके भैया ओके। फिर पहले आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज, बोर्ड का रिकमेंडेशन होना चाहिए और आपको OR इन GM पास करवाना पड़ेगा। ऑथोराइज्ड इन GM मतलब OR इन GM पास करवाना पड़ेगा। कंपनी तभी बोनस इशू कर सकता है अगर वो कोई भी तरह का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, फिक्स डिपॉजिट, डेट सिक्योरिटी का पेमेंट मारा नहीं है, या फिर वो डिफ़ॉल्ट नहीं किया है कोई भी तरह का स्टैट्यूटरी ड्यू एम्प्लॉय का, या कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एंड बोनस का, ठीक है। आप याद रखिएगा बोनस इशू हम उसी को करेंगे जो एक्चुअल में फुल्ली पेड अप हो। जो फुल्ली पेड अप नहीं है बोनस इशू हम उसका नहीं कर सकते। और याद रखिएगा बोनस शेयर अलग है, डिविडेंड अलग है। कंपनी डिविडेंड देना चाहता है तो डिविडेंड दे सकता है, बट बोनस अलग है, डिविडेंड अलग है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है डिस्कशन का, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? ध्यान से समझिए। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? देखिए मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चंस को इसलिए डिस्कस किया है, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस को इसलिए डिस्कस किया है ताकि जो बच्चा क्वेश्चन देख के ये ना कंफ्यूज हो जाए कि इसका मैं आंसर कहाँ से पढ़ूँ, भैया तो बता दिया पढ़ना है, कहाँ से पढ़े, हौच पौच हो जाए। टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए। एंड ऑफ द इसका टॉपिक में मैं आपको आज कुछ टिप्पणी दे दूँगा जिसको आप प्रिपेयर कर लोगे। कल तक कर लेना, कल तक ये कंप्लीट होना चाहिए याद करके। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? स्वेट मतलब पसीना, ठीक है। मैंने कंपनी में कुछ ऐसा कर दिखाया है, मैंने कंपनी में इतना काम किया है कि कंपनी को एक पहचान मिला है, एक नो हाउ मिला है, उसको एक वैल्यू मिला है मार्केट में। तो कंपनी मेरे को एज अ रिटर्न कुछ कंपनी का शेयर्स देना चाहता है। तो वही वो बोल रहा है कि कंपनी अगर चाहे तो स्वेट इक्विटी शेयर तभी इशू कर सकता है, लेकिन 1 साल हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ एटलीस्ट 1 साल के बाद वो स्वेट इक्विटी देना चाहे तो वो दे सकता है। स्वेट इक्विटी ऐसा शेयर है जो फ्रेशली इशू नहीं होता, एक ऐसा शेयर है जो कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुका है, वही शेयर आपको देता है। देखिए स्वेट इक्विटी देने के लिए आर्टिकल ऑथोराइज होना चाहिए, आपको SR इन GM पास करवाना पड़ेगा। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेबी गाइडलाइन भी फॉलो करना पड़ेगा, और अनलिस्टेड वाला सिर्फ और सिर्फ कंपनीज रूल्स को फॉलो करेगा। जो भी होल्डर ऑफ स्वेट इक्विटी है वो पारी पासू रहेगा। पारी पासू का बोलने का मतलब है कि उसको छी पसीना वाला है तुम छी, ऐसा नहीं बोलना, उसको एकदम सेम ट्रीटमेंट दोगे जैसे अदर स्वेट इक्विटी को दे रहे हो। थक गए बेटा, थक गए, बहुत थक गए यार, कमर हाथ पैर सब दर्द हो रहा है, लेकिन तुम लोग के लिए, सिर्फ तुम लोग के लिए खड़े। तो इसी बात पे 1-2 लाइक कर देना, थोड़ा प्यार से कमेंट करके शो कर देना कि हाँ भैया वी आर गेटिंग योर एफर्ट्स भैया, लव यू ब्रो।
अलॉटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर जो भी कर रहे हैं वो विद इन 12 मंथ होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग। SRNGM कब पास किए, अलॉटमेंट कब करे, SRNGM कब पास किया, अलॉटमेंट कब करे, ऐसा हरकत मत करिएगा, 12 महीने के अंदर कर दीजिएगा। लिमिट दिया, लिमिट, एक लिमिट होता है स्वेट इक्विटी का, सांड जैसा स्वेट इक्विटी इशू किए जा रहे हो ऐसा नहीं चलेगा, एक लिमिट है। क्या लिमिट है? 5 करोड़ जितना या फिर 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर, इतना तक इशू करना है। ओवरऑल लिमिट कितना है? पूरी जिंदगी में 25% ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। और जिसको भी स्वेट इक्विटी देंगे वो लॉक इन पीरियड 3 साल तक बेच नहीं सकता। और कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा फॉर्म नंबर SH3 में। ओके भैया, ओके। फिर आता है नेक्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? एक तरह का, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करता है तो 3 तरह से इशू कर सकता है। एक पब्लिक ऑफर लाके, एक राइट इशू बोनस इशू के थ्रू, और एक प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर मतलब IPO वाईपीओ ऐसा। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब उसको पब्लिकली नहीं लाना पड़ता है, प्राइवेटली जिसको वो शेयर देना चाहता है उसको वो इशू करता है, उसको हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन है सेक्शन 42, ठीक है। तो कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट अगर करना चाहता है तो ये सब प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले तो आर्टिकल मस्ट ऑथराइज डाल ही देना, ठीक है। नंबर 2, पास करना पड़ेगा SRNGM, ठीक है। फिर बोलता है कि यहाँ से पढ़ो, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट तभी लाएगा जब वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर के थ्रू आ रहा है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्राइवेटली दे रहे हो तो आप एक बार में कितना लोग को दे सकते हो? मैक्सिमम 50। इस 50 में QIBs को काउंट मत करना और ESOP को काउंट मत करना। QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इंक्लूड नहीं होगा। देखिए 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हम लोग जैसे, और एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स वाले हो गए। तो इन लोगों को एज अ होल QIB बोला जाता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो इस 50 में वो QIB नहीं आएगा, और जो ESOP मतलब एम्प्लॉय को हम लोग ऑप्शन पे शेयर इशू करते हैं वो नहीं आएगा। एक बार में 50 और पूरे एवरेज में अग्रीगेट में कितना? 200। एक फाइनेंशियल ईयर के अग्रीगेट में मैक्सिमम 200 ही मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में 200 लोगों को दे सकते हो और एक बार में 50 प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा नंबर में देंगे तो वो डीम टू बी पब्लिक ऑफर माना जाएगा। कोई भी फ्रेश ऑफर आपको नहीं देने देंगे जब तक आप पुराना अलॉटमेंट नहीं कर देते। जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट में मनी आ रहा है वो ऑनलाइन चैनल में आएगा, कैश में नहीं आएगा। जो भी पैसा आपको एप्लीकेशन में मिल रहा है आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। 8 नंबर छोड़ दीजिए। अलॉटमेंट आपको करना पड़ेगा विद इन 60 डेज, ये हटाइए। अगर अलॉटमेंट नहीं किए 60 डेज में तो अमाउंट आपको रिफंड करना पड़ेगा 15 दिन में, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 16 डेज। सीधा सा बात है, अलॉटमेंट आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने आपको ऑफर दिया, मतलब मैं आपसे प्राइवेट प्लेसमेंट लेना चाहता हूँ तो कंपनी अपना शेयर अलॉट कर दो 60 दिन में, नहीं कर रहे हो तो 15 दिन में रिफंड कर दो। 15 दिन में भी पैसा रिफंड नहीं किए, सर लिए कहाँ जो रिफंड करेंगे? अरे एप्लीकेशन मनी में कुछ तो लिए होंगे, तो 60 दिन के अंदर उसको रिफंड कर दो। मतलब 60 एक्सपायरी ऑफ 60 दिन के 15 दिन में रिफंड नहीं कर पाए तो एक्सपायरी ऑफ 60 दिन से 12% करके इंटरेस्ट लगेगा। फिर आपको पता है कंपनी में AGM होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है, साल में एक बार मीटिंग होता है। याद रखिएगा साल में एक बार मीटिंग होना ही है, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। OPC तो एनुअल अकेला बेचारा क्या करेगा मीटिंग करके, इसीलिए बोल रहे हैं 2 तरह का एनुअल जनरल मीटिंग होता है। एक होता है फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट AGM, और एक होता है सब्सिक्वेंट AGM। तो जो फर्स्ट AGM होता है वो हो जाता है विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसमें कोई भी तरह का एक्सटेंशन टाइम दिया गया नहीं है, ठीक है। और सब्सिक्वेंट AGM कब होता है? AGM से 15 महीना, लास्ट AGM से 15 महीना, और 6 महीना एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। इस दोनों डेट में जो सबसे पहला डेट पड़ेगा उस समय AGM हो जाना चाहिए। देखिए अगर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा है मान लीजिए दिसंबर 2023 में, तो आपका 31 मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, वहाँ से 9 मंथ्स के अंदर आपका फर्स्ट AGM हो जाना चाहिए। और अगर मैं सब्सिक्वेंट AGM का बात करूं तो जब भी आपका AGM हुआ है वहाँ से 15 महीना काउंट करिएगा और 6 महीना फाइनेंशियल ईयर से विच एवर इज अर्लियर पड़ेगा वहाँ तक हो जाना चाहिए। इसमें आपको एक्सटेंशन मिल सकता है अगर आप चाहे तो। सब्सिक्वेंट AGM अगर ड्यू डेट पे नहीं कर पाए तो आप GNL 1 फाइल करके ROC को एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिलेगा? 3 महीना। ये सब रीड कर लीजिएगा। AGM नेशनल हॉलीडे में नहीं होता, बिजनेस आवर्स 9 AM to 6 PM में होना चाहिए। ये सब आप नॉर्मली गो थ्रू कर लीजिएगा। कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको समझा देता हूँ।
जैसे कि डायरेक्टर वाले पोर्शन में मैं आपको ले चलता हूँ ताकि आपको क्लियर कर पाऊँ कि मैं कौन हूँ। तो मैं तो इंसान ही हूँ। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ऐसा होना चाहिए, तुम जो आए जिंदगी में बर्बाद हो गई, सब कुछ, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। ओके जान जाने जान। इधर देखिए, महिला डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वुमेन डायरेक्टर, क्या हर कंपनी में वुमेन डायरेक्टर रखना ज़रूरी है? नहीं भैया, एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर आपको रखना है। कौन से कंपनी में? एवरी लिस्टेड कंपनी में, हर लिस्टेड कंपनी में आपको एक महिला डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। आप पूरा चाहे तो कंपनी को महिला से भर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है, बट एक तो रखना पड़ेगा। और अगर आप एक पब्लिक कंपनी है और आपका टर्नओवर 300 करोड़ है, 300 करोड़, या फिर आपका पेड अप शेयर कैपिटल एटलीस्ट 100 करोड़ है, तो आपको भी एक महिला डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अब देखो, महिला है, मूडी है, अगर वैकेंसी हो गया, रखे थे, छोड़ के चली गई, तो उस वैकेंसी को फाइल कर दीजिएगा 3 महीना फ्रॉम द वैकेंसी, जिस दिन छोड़ के गई वहाँ से 3 महीना, या फिर जब भी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है विच एवर इज लेटर में फाइल कर दीजिएगा। फिर आता है कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी है? द आंसर इज़ येस। कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर को नहीं, अगर आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आपका जितना भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, कंपनी में जितना भी आपका टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, उसका 1/3 हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। उसका 1/3 हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। कोई भी फ्रैक्शन आएगा राउंड ऑफ टू 1 कर दीजिएगा। मान लीजिए 3.33 आ रहा है, उसको आप राउंड ऑफ करके 4 कर देंगे, ठीक है। और अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो आप लोग जैसे कंपनी में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, लेकिन हर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में नहीं, उसी लिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और लोन डिबेंचर बोरोइंग एक्सीड करे कितना? 50 करोड़। देखिए, कभी कभी ना एक क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक साथ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और तो कुछ मैं देख नहीं रहा हूँ, बस याद रखिएगा डायरेक्टर बनने के लिए भी आपको डिन लगेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी है। अच्छा, एक कंसेप्ट है रोटेशनल डायरेक्टर का, एक कंसेप्ट है रोटेशनल डायरेक्टर का। रोटेशनल डायरेक्टर का क्या कंसेप्ट है भैया? ध्यान से सुनिए। रोटेशनल डायरेक्टर कौन होता है, क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो रोटेशनल डायरेक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपके कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर रहेगा उसका 2/3 ऑफ डायरेक्टर को हम लोग रोटेशनल बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 2/3 क्या माना जाएगा? रोटेशनल। अब इस रोटेशनल का 1/3 ऑफ डायरेक्टर हर साल रिटायर करेगा। हर साल एक डायरेक्टर जाता है, एक डायरेक्टर आता है। तो रोटेशनल डायरेक्टर का कंसेप्ट क्या है कि आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, जितने भी कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है, उसके 2/3 रोटेशनल रहेंगे। उस रोटेशनल के 1/3 हमेशा हर साल क्या करेंगे? रिटायर करेंगे। ये था आपका कुछ टॉपिक्स। देखिए, मैंने आपको जो टॉपिक्स दिया वो क्वेश्चन में सारा पॉइंट कवर होना चाहिए। उसमें एक पोर्शन है कन्वर्जन का, वो कन्वर्जन एलएलपी से रिलेटेड है, तो जब मैं कमर्शियल लॉ डिस्कस करूँगा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें एक पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट है, ई वोटिंग का कंसेप्ट है। घबराइएगा मत, वो कंसेप्ट मैं एमसीक्यू मेला कंपनी लॉ जो कल आ रहा है, एमसीक्यू मेला कंपनी लॉ जो कल आ रहा है, बवाल एमसीक्यूज़ है, बवाल, उसमें मैं ये 2 टॉपिक डिस्कस कर दूंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दिया आपको वही पढ़ना है, और उसी में से मैंने कुछ बच्चों के लिए हेल्प किया है। ये छोटा सा मेरा स्टेप्स था जिसमें मैं कुछ टॉपिक्स को उसके सामने डिस्कस कर दूं। डायरेक्टर वाले पोर्शंस को अच्छा से कर लेना, जितना भी मैंने डिस्कस किया है, उसके बाद वो सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना, ठीक है। कोई भी तरह का अगर आपको डाउट हो, कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना हो, ये मैं यूट्यूब कम्युनिटी जो सिर्फ ऑनलाइन मोड में मेरे से पढ़ते उनको बता रहा हूँ। ऑफलाइन वालों के पास जो पढ़े उनके पास सारा वीडियोज़ है। ऑनलाइन वालों के पास अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, आपको नहीं समझ आ रहा है वो टॉपिक, आप डायरेक्टली इस नंबर पे मैसेज कर देना कि ये टॉपिक हमको समझ नहीं आ रहा, ये टॉपिक हमको समझ नहीं आ रहा। मेरा टीम आप लोगों को वीडियो से और सबसे हेल्प करेगा। हो सकता है, देखिए
बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, आपको रिप्लाई ना मिले। अगर आपको रिप्लाई ना मिले 2 घंटा के अंदर आप फिर से रिवर्ट बैक करना, फिर से टेक्स्ट करना, शर्माने का बात नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ये मेहनत आप चाहते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो मैं पढ़ा रहा था अभी कुछ क्वेश्चन, ये चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूँ तो मैं ही कंटिन्यू करूँगा। बस आप एक तो मोटिवेट कर दो, हाँ भैया कंटिन्यू करो, हम लोग को ये फ़ायदा दे रहा है। नहीं तो देखो MCQ मेला वगैरह आ ही रहा है, ये तो एक्स्ट्रा एडिशनल है उन लोगों के लिए जिनको हेल्प का रिक्वायरमेंट है। टिल देन कीप लर्निंग एंड हाँ, हार नहीं मानना है, पढ़ के फाड़ डालना है। बीवी बच्चा पति भाड़ में जाए, एग्ज़ाम पहले एग्ज़ाम दे दो, सब अपना है। और तुम दूसरों को खुश करने के लिए क्यों जीते हो, क्यों जी रहे हो? अपने खुशी के लिए जो जियो, मस्त पढ़ो, कंधा में जो बोझ है उसको हटा के लाइट करो, फील द वाइब, एंजॉय इट, लव यू, टेक केयर, बाय। अब ज़्यादा लव नहीं बोल सकते, छोड़ देगी मेरे को।